Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय निफ्टी ने सितंबर 24 में अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद 6 मंथ्स करेक्शन में निकाल दिए हैं एंड अभी जो लो लगाया है वो हम देख सकते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बहुत ही क्लोज है। यहाँ पर प्रीवियसली निफ्टी ने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है एंड उसके बाद कई बार निफ्टी के लिए ये एज ए सपोर्ट काम किया है। इस डाटा को इरेज करके अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो निफ्टी ने जो भी हाई बनाए हैं इनके ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है एंड यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया है जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। तो निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसे भी अभी हम मार्क कर लेते हैं एंड वो ये रहा। तो अब निफ्टी के पास दो सपोर्ट हो गई है, एक तो इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है एंड सेकंड है ये वाली। अगर कुछ अनयूजुअल नहीं होता तो मार्केट को ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगले कुछ मंथ तक निफ्टी का मूवमेंट कुछ इस तरह से भी रह सकता है। तो एज पर डाउ थ्योरी जब भी मार्केट में इस तरह से सेल ऑफ होता है तो यहां पर काफी सारे इन्वेस्टर्स हेजिटेट करते हैं कि कहीं और करेक्शन ना हो जाए, लेकिन यहां पर जो वैल्यूएशन है ये रॉक बॉटम पर पहुंच चुकी होती है। तो इसी टाइम क्या होता है कि स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एंटर करते हैं एंड इनका जो एक्यूमुलेशन है ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो सेलर्स यहां पर जो भी क्वांटिटी सेल करते हैं इंस्टीट्यूशंस उसे एक्यूमुलेट करते रहते हैं जिससे प्राइसेस और फर्दर नीचे नहीं जाते। तो इससे बनता है एक्यूमुलेशन फेज, मींस यहां पर मार्केट बॉटम आउट होकर एक नए रनअप की तैयारी करती है। वैसे तो आई डोंट बिलीव इन टाइमिंग द मार्केट बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि निफ्टी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिसेंट में ही टेस्ट किया है, हाल ही में निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है एंड मेजर इंडाइसिस का वैल्यूएशन भी काफी हद तक फेयर कैटेगरी में आ चुका है, स्पेशली निफ्टी 50 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100। तो इन लेवल्स पर एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो सकता है जो कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स तक चल सकता है। जब मार्केट में यहां से लेकर यहां तक करेक्शन हुआ है तो यहां पर भी प्राइस टू अर्निंग काफी कम हुआ है एंड फर्दर अगर कंसोलिडेशन यहां पर स्टार्ट होता है या एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होता है तो इससे भी प्राइस टू अर्निंग नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट की जो अर्निंग ग्रोथ है वो डिसेंट पेस पर ग्रो करती रहेगी जिससे प्राइस टू अर्निंग और भी नीचे आ जाएगा। तो एज एन इन्वेस्टर इस तरह के एक्यूमुलेशन को जो अच्छे से यूटिलाइज करता है इट इज कंसीडर्ड एज लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन वंस लाइफ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें इन्वेस्टर होने के नाते हमें पता होना बेहद जरूरी है। उसमें फर्स्ट ये है कि लास्ट रैली में जिन सेक्टर्स ने एंड जिन स्टॉक्स ने बड़ा पार्टिसिपेशन दिखाया है जरूरी नहीं है कि वो सारे सेक्टर्स एंड सारे स्टॉक्स सेम पार्टिसिपेशन नेक्स्ट बुल रन में भी दिखाएं। इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में अगर कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं तो बेटर है कि उन बिजनेसेस से हम एग्जिट लेकर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस तरह के करेक्शन में हमें काफी प्रॉमिसिंग बिजनेस भी अच्छी वैल्यूएशन पर मिल जाते हैं। फर्दर अगर हम एक नए इन्वेस्टर हैं एंड डायरेक्टली हमने स्मॉल कैप स्पेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है तो ट्रस्ट मी कि हमें काफी पेन देखनी पड़ सकती है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, बिकॉज बड़ी मार्केट कैप में इवन की हमारी 90% तक की पिक्स भी करेक्ट डायरेक्शन में जा सकती हैं, बट इन स्मॉल कैप स्पेस इवन की अगर कोई एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स भी क्यों ना हो गलत पिक्स बार बार हमारे पोर्टफोलियो में आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इवन इफ की अगर हमें स्मॉल कैप्स को पिक करना भी आता है तो उसके बावजूद भी हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी इन प्लेस होनी चाहिए। जैसे स्मॉल कैप स्पेस में मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी को मैं आपके सामने कई बार रख चुका हूं, वो ये कि अगर किसी स्मॉल कैप में ग्रोथ के सारे ट्रिगर्स इंटैक्ट हैं, वैल्यूएशन भी फेयर है, टेक्निकली भी अच्छी एंट्री हुई है एंड मार्केट कंडीशन भी नॉर्मल है, उसके बावजूद भी अगर कोई स्मॉल कैप 15 to 20% तक करेक्ट हो जाता है तो मुझे उससे निकलना होता है। ऐसा हो सकता है कि बाद में उसमें फिर से री एंट्री कर ली जाए, लेकिन 15 to 20% की करेक्शन पर मैं निकलना प्रेफर करता हूं। तो स्मॉल कैप्स में आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अब आ जाता है वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि अब हम किन सेक्टर्स पर नजर रखें एंड उनमें किन बिजनेसेस पर नजर रखें। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हम ऑलरेडी इन एस्पेक्ट्स को कवर कर ही रहे हैं एंड इस वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी काफी सारे सेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन किया भी था, जिसमें हमने टैरिफ वाले एस्पेक्ट को भी फैक्टर इन किया था, बजट्स में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्हें भी फैक्टर इन किया था। सेक्टर्स को सेलेक्ट करते टाइम एक और पॉइंट जो हम कंसीडर कर सकते हैं वो ये हम उन सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करें जिनका ज्यादातर बिजनेस इंडिया में ही हो। टैरिफ्स की अनसर्टेनिटीज के चलते आप खुद से भी ऐसे सेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्रेंड लाइन में सेक्टर डैशबोर्ड को ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैंने मंथ वाला डाटा रखा है जहां पर जो सेक्टर्स टॉप पर आ रहे हैं उन पर हम अपना फोकस रख सकते हैं। ये वो सेक्टर्स है जिन्होंने लास्ट के 1 मंथ में काफी स्ट्रेंथ शो की है। आप 1 वीक के टाइम फ्रेम को भी लगा सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने मंथली बेसिस पर भी स्ट्रेंथ शो की है एंड वीकली बेसिस पर भी अब वो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो मैंने एक लिस्ट भी बनाई है जो कि इन माय ओपिनियन नेक्स्ट रैली में अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कंजम्पशन थीम काफी अच्छा कर सकती है एंड इसमें जिन सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज को हम अपने फोकस में रख सकते हैं वो है रिटेल एंड अपैरल, देन है अल्कोहलिक बेवरेजेस, FMCG, गोल्ड इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स।
तो इस मार्केट करेक्शन में हमने एक तो सिगरेट इंडस्ट्री को कवर नहीं किया है एंड दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, अदरवाइज बाकी सारी इंडस्ट्रीज पर हमने बात की है। देन जिन सेक्टर्स को हम फोकस में रख सकते हैं उसमें एक तो टूरिज्म आता है, जिसमें स्पेशली हम एविएशन एंड होटल इंडस्ट्री पर फोकस कर सकते हैं। देन हॉस्पिटल्स है, देन सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके बाद यूटिलिटीज, एनबीएफसी एंड प्राइवेट बैंक्स भी काफी अच्छा कर सकते हैं। रियलिटी में सेलेक्ट बिजनेस अच्छा कर सकते हैं क्योंकि लास्ट के बुल रन में रियलिटी सेक्टर ने काफी अच्छा किया है। उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स में भी हम कुछ सेलेक्टिव बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हैं। यहां सेलेक्टिव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनका एक्सपोर्ट से काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली यूएस मार्केट में। तो टैरिफ वाली डस्ट एक बार क्लियर हो जाए देन ऑटो कंपोनेंट्स एक काफी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री हो सकती है। पावर ट्रांसमिशन में भी हमें सेलेक्टिव जाने की जरूरत है एंड ईएमएस इंडस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री में भी हमें काफी सेलेक्टिव जाने की जरूरत है क्योंकि इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में काफी हद तक प्राइस टू अर्निंग का एक्सपेंशन हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि जिन सेक्टर्स को स्पेशली इस वाली करेक्शन में हमने कवर नहीं किया है उनको पहले कवर करेंगे एंड देन जिन सेक्टर्स को इस करेक्शन में कवर भी किया है उन्हें फिर से रिवाइज करेंगे। तो आज के वीडियो में जिस इंडस्ट्री को हम स्टडी करने वाले हैं वो है होटल इंडस्ट्री। एंड होटल इंडस्ट्री को हम इसलिए स्टडी करने वाले हैं क्योंकि बहुत कम कवरेज इस इंडस्ट्री को मिल रहा है। तो होटल इंडस्ट्री जो है ये टूरिज्म सेक्टर का ही एक सेगमेंट है एंड इंडिया का टूरिज्म सेक्टर अपने आप में इमेंस पोटेंशियल समेटे हुए है ड्यू टू डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया, डाइवर्स क्लाइमेट, डाइवर्सिटी इन फूड, डाइवर्सिटी इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। जैसे कि इंडिया में हमें माउंटेन्स मिल जाएंगे, डेजर्ट्स मिल जाएंगे, बीचेस मिल जाएंगे एंड स्नोफेड माउंटेन्स भी मिल जाएंगे। तो इस डाइवर्सिटी के चलते इंडिया का टूरिज्म सेक्टर वर्ल्ड वाइड आउट परफॉर्म कर सकता है प्रोवाइडेड कि हम रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकें। तो टूरिज्म सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 2024 में इसने हमारी जीडीपी में 6.5% का कंट्रीब्यूशन किया था एंड 4.3 करोड़ जॉब्स को सपोर्ट किया था। एंड एस्टिमेट्स है कि बाय 2034 ये हमारे जीडीपी में 7.6% का कंट्रीब्यूशन कर सकता है एंड 6.3 करोड़ जॉब्स को सपोर्ट कर सकता है। नीश टूरिज्म भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का एक बड़ा कारण है, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस, स्पिरिचुअल एंड हीलिंग, रिलीजियस, इकोलॉजिकल एंड माइस सेगमेंट। तो टूरिज्म सेक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा सेगमेंट्स में ग्रोथ होने वाली है उसमें एक तो है ट्रेवल इंडस्ट्री स्पेशली एविएशन, देन टूर कंपनीज जो कि पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं, देन है होटल इंडस्ट्री, देन है वो कंपनीज जो ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। टूरिज्म किसी भी तरह का क्यों ना हो, होटल इंडस्ट्री इसकी काफी बड़ी बेनिफिशियरी होने वाली है। सबसे पहले तो इस बार के बजट में ही टूरिज्म सेक्टर को 20,000 करोड़ का आउटले मिला है। यहाँ पर 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा। तो होटल्स ऑफ कोर्स इसके बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। देन होटल इंडस्ट्री में ग्रोथ के पीछे जो बड़े कारण है उसमें फर्स्ट है कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है एंड सोर्स आप देख सकते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास इन इंडिया, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, इंडिया में होटल इंडस्ट्री का अंडर पेनिट्रेटेड होना। यहाँ पर यूएसए के कंपैरिजन में हमारे पास सिर्फ 4% रूम्स ही अवेलेबल हैं जबकि पॉपुलेशन हमारी 3 टाइम्स ज्यादा है। देन गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस भी एक बड़ा कारण है एंड सबसे बड़ा कारण ये है कि जो डिमांड है वो यहाँ पर 9 से 11% के CAGR से आ रही है जबकि जो सप्लाई है इस इंडस्ट्री में वो सिर्फ 6 to 8% के अराउंड ही है। उसके बाद एयर ट्रैवल की ग्रोथ को देखें तो इसने भी अपने प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर दिया है। ये भी एविएशन इंडस्ट्री के साथ साथ होटल इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। तो होटल इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है रैपपार। इसका कम होना या बढ़ना ओवरऑल इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो रैपपार का मीनिंग है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। तो रैपपार निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक कंपनी के पास टोटल जितने भी रूम्स हैं उनसे ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हुई है उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रूम से, तो हमारे पास रैपपार निकल कर आ जाता है। तो इस क्वार्टर में अगर हम देखें इंडस्ट्री के रैपपार में ही 10.7% की ग्रोथ हुई है एंड इसके साथ जो एवरेज रूम रेट है इसमें भी काफी ग्रोथ हुई है। इन दोनों ही मैट्रिक्स में होने वाली ग्रोथ हमें यह दिखाती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई कम है, इसलिए नए होटल्स को कंस्ट्रक्ट करने की काफी जरूरत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस मार्केट करेक्शन में अगर आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस चाहिए जिन्हें आप प्रेजेंट टाइम पर स्टडी कर सकते हैं, स्पेशली स्मॉल एंड माइक्रो कैप बिजनेस, तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। इस मार्केट करेक्शन में हम प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कई सारे बिजनेस हैं यहाँ पर रिसेंटली में प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं एंड ये लिस्ट काफी लंबी है। उसके बाद हम रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 50% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है इन फाइनेंशियल ईयर 26। मधुसूदन मसाला में नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए 30% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है एंड और भी ऐसे कई सारे बिजनेस आपको मिलेंगे। यहाँ पर काफी अग्रेसिव रेवेन्यू गाइडेंस है।
टाइम सेक्शन भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पर हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे हमें दिन भर के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। उसके बाद प्राइम सेक्शन में हमें अलग अलग बिजनेसेस के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स मिल जाते हैं जिन्हें हम यहाँ से पढ़ सकते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। पल्स सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड इनके बारे में हमें सारे अपडेट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस 1 ईयर के लिए 3600 रुपीज में मिल जाएगा एंड सोवरिन टाइम्स का एक्सेस 1 ईयर के लिए हमें 365 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन जो सारे प्रीमियम फीचर्स 90 डेज के लिए हमें फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफकोर्स हमें मिस नहीं करना चाहिए। साइन अप पर जाकर सबसे पहले हमें इस डिटेल्स को भरना है एंड उसके बाद ही हमें कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। So check the link given in the description and let's get back to the discussion. Friends, होटल इंडस्ट्री एक हैवी असेट्स वाली इंडस्ट्री है एंड यहाँ पर कई सारे बिजनेसेस के ऊपर अच्छा खासा डेट देखने को मिलता है। लेकिन फर्स्ट बिजनेस जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है एंड इनकी 42% के अराउंड रेवेन्यू कैफे एंड रेस्टोरेंट बिजनेस से भी आती है। तो कंपनी का नाम है एपीजे सुरेंद्रा पार्क्स होटल लिमिटेड, जिसे हम प्रीवियसली भी कवर कर चुके हैं। बट वाई दिस बिजनेस? तो उसका सबसे पहला कारण यह है कि ये बिजनेस पूरी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रेट मेंटेन कर रहा है एंड वो है 91%, जो कि अमेजिंग है। उसके बाद कंपनी का जो रैपार है ये भी मेजर सिटीज में इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर ही है। जो रेड कलर की वार्स है ये इंडस्ट्री एवरेज की है, जबकि ये जो ब्लैक कलर की वार्स है यह पार्क होटल्स की। सिर्फ नवी मुंबई में ही इनका रैपार इंडस्ट्री एवरेज से नीचे है, अदरवाइज ज्यादातर सिटीज में इनका रैपार इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है। तो ये कंपनी मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड ज्यादातर सिटीज में इनका एवरेज रूम रेट किस तरह का रहता है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो लग्जरी सेगमेंट में इन्होंने एक तो होटल शेतीनाथ पैलेस को ओपन किया है जो कि 230 ईयर ओल्ड मेंशन है एंड जो शेतीनाथ पैलेस का एवरेज रूम रेट है वो है 14,000। उसके बाद हाल ही में इन्होंने रणवास पैलेस के नाम से एक लग्जरी प्रॉपर्टी का इनॉग्रेशन किया है। इसका जो एवरेज रूम रेट है वो 35,000 प्लस है। इन होटल्स के इनॉग्रेशन के साथ ही इनकी एंट्री लग्जरी सेगमेंट में भी हो चुकी है। तो महाकुंभ से पहले इन्होंने प्रयागराज में भी एक होटल का इनॉग्रेशन किया है एंड महाकुंभ के टाइम होटल के जो रूम रेट्स थे वो कितने हाई किए थे वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। जिन रूम्स का रेंट 1500 से 3000 के बीच में था जो वो 7000 से 10,000 तक पहुंच गया। तो सीधा सीधा 3x से ज्यादा का हाइक है एंड मैनेजमेंट ने भी बताया है कि प्रयागराज में इन्होंने जिस प्रॉपर्टी का इनॉग्रेशन किया है उसे बहुत ही हाई एआरआर मिला है जो कि इस क्वार्टर में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो एक्सपेंशन प्लान को देखिए तो आज इनके पास 2495 रूम्स हैं एंड ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स ये इसे डबल करने वाले हैं। तो फर्दर फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में आए तो ये फ्लरीज के नाम से एक ब्रांड ओन करते हैं जो कि 1927 की ब्रांड है। इस ब्रांड के अंदर इन्होंने 100 आउटलेट्स ओपन कर दिए हैं। लास्ट के 7 to 8 ईयर्स में इनका जो आउटलेट ओपनिंग है ये 23.9% के CAGR से बढ़ा है। तो फूड एंड बेवरेज सेगमेंट का आज जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो क्लोज टू 44% हो चुका है। मींस फूड एंड बेवरेज इनका काफी बड़ा सेगमेंट बन चुका है। फूड एंड बेवरेज सेगमेंट का प्लस पॉइंट ये है कि ये सेगमेंट बहुत कम सिक्लिकल रहता है एंड बाय 2027 ये 200 स्टोर्स ओपन करने वाले हैं। मींस अगले 2 सालों में इनके आउटलेट के नंबर्स डबल हो सकते हैं। तो एक जो मैच्योर आउटलेट रहता है फ्लरीज का ये पर एनम 1 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है एंड ये कैफे एंड रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है। कियोस्क के केस में ये थोड़ा कम रहता है बट गोइंग फॉरवर्ड ये ज्यादातर कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स ही ओपन करने वाले हैं जो कि रेवेन्यू ग्रोथ में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वैल्यूएशन को देखें तो प्राइस टू अर्निंग हमें थोड़ा हायर साइड पर देखने को मिलेगा बट एक चीज समझनी होगी कि प्राइस टू अर्निंग में लास्ट 4 क्वार्टर्स का EPS जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो पहले वाले 2 क्वार्टर्स हैं यहाँ पर EPS काफी वीक रहा है। तो अगले 2 क्वार्टर अगर कंपनी इस तरह के नेट प्रॉफिट्स भी बना लेती है जो कि लास्ट क्वार्टर में बनाए हैं तो EPS बनेगा 5.75 का। तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से इनका प्राइस टू अर्निंग 26 या 27 के अराउंड बनता है। तो ये है एक बिजनेस जिसे आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो सेकंड बिजनेस जहां पर डेट अभी भी थोड़ा हायर साइड पर है डिस्पाइट की कंपनी ने अपने डेट को कम भी किया है एंड यहां पर हम जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो देख सकते हैं कि जो कि पहले 135 करोड़ के अप्रॉक्स हुआ करती थी फॉर 1 क्वार्टर वो आज कम होकर 50 से 60 करोड़ के बीच आ चुकी है। तो बिजनेस का नाम है सैमी होटल्स लिमिटेड जो कि पहले तो बुक्स पर एक लॉस मेकिंग बिजनेस था लेकिन लास्ट के 4 क्वार्टर से ये प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो इस बिजनेस के केस में भी देखें तो रैपार में इस क्वार्टर में 15% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड जो ज्यादा रैपार में ग्रोथ देखी गई है वो देखी गई है अपर मिड स्केल में एंड अपर अपस्केल एंड अपस्केल सेगमेंट में। तो यहां से एक और हमें हिंट मिलता है कि वो बिजनेस इस इंडस्ट्री में ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं जिनके पास प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट के होटल्स हैं
क्योंकि वहां पर ऑक्यूपेंसी रेट काफी हाई जा रहा है, जिसके चलते रैपार भी इन बिजनेस का बढ़कर आ रहा है। तो मार्जिन आज जो कि इनके 35 से 37% के अराउंड है, इनमें फर्दर और भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। वो ऐसे क्योंकि एक तो ये पुअर परफॉर्मिंग प्रॉपर्टीज को लगातार सेल कर रहे हैं, सेकंड इंडस्ट्री में सस्टेन्ड अप साइकिल ट्रेंड है, एंड थर्ड ये कि इनका जो अपर अपस्केल एंड हाई प्रीमियम सेगमेंट की प्रॉपर्टीज हैं उनमें ये लगातार इन्वेंट्री का एडिशन करते जा रहे हैं। डिस्पाइट कि ये कंपनी लंबे समय से नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं बना रही थी, एंड इनफैक्ट लास्ट के 4 क्वार्टर से भी नेट प्रॉफिट्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के पास ऑपरेशन से काफी हेल्दी कैश आए हैं, एंड लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर में तो काफी अच्छे कैश आए हैं। कैश फ्लोज में किसी भी कंपनी के पास ऑपरेशन से कैश का आना ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए बुक्स में नेट प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी कैश फ्लोज होते हैं। उसको नियर टर्म में एंड मिड टर्म में ग्रोथ के क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, उसमें फर्स्ट ये है कि ग्रेटर नोएडा में इन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी में 133 रूम्स को रिनोवेट करके ओपन कर दिया है दिसंबर 24 में। उसके बाद कोलकाता में इनके नई प्रॉपर्टी का इनॉग्रेशन होने वाला है, देन बेंगलुरु में भी एक प्रॉपर्टी का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो इट मींस 133 ये रूम्स जो कि रिनोवेट हुए हैं, देन कोलकाता वाली प्रॉपर्टी के 111 रूम्स एंड बेंगलुरु वाली प्रॉपर्टी के 56 रूम्स ये ग्रोथ में नियर टर्म में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मिड टर्म में ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स ये 700 नए रूम्स ऐड करने वाले हैं, जो कि डिसेंट रेवेन्यू की विजिबिलिटी देते हैं। तो बिजनेस को अच्छे से स्टडी करने के बाद जो बचा हुआ 35 से 40% होता है, वो होता है किसी भी बिजनेस का वैल्यूएशन। तो यहाँ पर वैल्यूएशन हमें थोड़ा हायर देखने को मिल रहा है, एंड वो इसलिए है क्योंकि कंपनी हाल ही में प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुई है, एंड अगर दिसंबर 24 वाले क्वार्टर को छोड़ दिया जाए उससे पहले नेट प्रॉफिट्स ही अच्छे नहीं आए हैं, मीन्स काफी कम आए हैं। अगर 2 से 3 क्वार्टर अगर दिसंबर 24 वाले क्वार्टर से ज्यादा अच्छे ना भी आए, अगर ऐसे भी आ जाते हैं तो प्राइस टू अर्निंग काफी तेजी से नीचे आना चाहिए। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक मिड कैप बिजनेस है, सेकंड वो एक डेट फ्री बिजनेस है, थर्ड वो प्रीमियम एंड लग्जरी होटल की चेन ऑपरेट करते हैं, जिनके कई सारे प्रॉपर्टीज को इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो बिजनेस का नाम है EIH लिमिटेड, जो कि ओबराय, ट्राइडेंट एंड मेडेंस नाम की ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं इन प्रीमियम लग्जरी होटल चेन्स एंड क्रूजर्स। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टी को कौन सा अवार्ड मिला है, एंड ये सारे के सारे अवार्ड्स 2024 एंड 2025 के ही हैं। अवार्ड्स की लंबी लिस्ट आपको सेकंड पेज पर भी देखने को मिलेगी, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर भी एक लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, विच शोज द ब्रांड एक्सेप्टेंस ऑफ द बिजनेस। कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को देखें तो इनका एवरेज रूम रेट जो है ये इस क्वार्टर में रहा है 22,526, एंड जो ऑक्यूपेंसी रही है वो रही है 82 to 83%, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है होटल इंडस्ट्री में, दैट इज रैपार, उसमें 15% की ग्रोथ हुई है, एंड इस क्वार्टर में रैपार रहा 19,475, जो कि काफी हायर है। तो इंडस्ट्री में बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए इनके एक्सपेंशन प्लान्स भी इन प्लेस हैं। तो मार्च के बिगिनिंग में इन्होंने 2 लग्जरी रिजॉर्ट्स की ओपनिंग की है ऋषिकेश में। दोनों को मिलाकर इनकी इन्वेंट्री में 200 रूम्स ऐड हुए हैं। ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स ये टोटल 19 प्रॉपर्टीज को ओपन करने वाले हैं, जिससे इनकी इन्वेंट्री में 1164 रूम्स ऐड होंगे, जो कि एक डिसेंट ग्रोथ की विजिबिलिटी है। कैश फ्लोज तो ऑफकोर्स एक्सीलेंट है ही, वही अगर हम वैल्यूएशन को देखें तो इनका प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग से नीचे है। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और बिजनेस जहां पर वैल्यूएशन एंड ग्रोथ का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, एंड जिसे आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं, वह है रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, जिनके पास आज 112 होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं, जिसमें 9400 रूम्स हैं, एंड इनमें से 6600 रूम्स ऑपरेशनल हैं। ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं, क्योंकि इनके ज्यादातर होटल्स लीज पर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ के क्या ट्रिगर्स हैं कि फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट 9 मंथ्स में इन्होंने 11+ नए होटल्स को ऐड किया है, एंड ये सारे मैनेज्ड फॉर्मेट के हैं, यानी कि इन्होंने इन होटल्स को कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, जिससे इनके पोर्टफोलियो में 737 रूम्स ऐड हुए हैं। अपकमिंग होटल्स में इनके 28 नए होटल्स का प्लान है, जिससे 2400 रूम्स नए ऐड होंगे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इन्होंने हाल ही में एक अपस्केल रिजॉर्ट को ओपन किया है, दैट इज ऑन 3rd of February 2025, एंड इसमें 49 रूम्स हैं। तो अपस्केल का मतलब है प्रीमियम सेगमेंट। एक और प्रॉपर्टी जो कि आइकोनिया के नाम से अप्रैल 2025 में ओपन होने वाली है, ये लग्जरी सेगमेंट की है, एंड इसमें 292 रूम्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी अकेले ही इनकी रेवेन्यू में 80 से 90 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करेगी। फाइनेंशियल 24 में इनकी रेवेन्यू रही है 294 करोड़, मींस 25% कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में वो अकेले इस प्रॉपर्टी का होने वाला है। वैल्यूएशन के मामले में भी इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग से इनका प्राइस टू अर्निंग काफी नीचे है, एंड यही कारण है कि ग्रोथ एंड वैल्यूएशन के कॉम्बिनेशन के चलते ही
इस करेक्शन में इनके स्टॉक प्राइस में ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिली है। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो जो 3 स्मॉल कैप बिजनेस हमने स्टडी किए हैं उनमें से आप किसी को भी स्टडी कर सकते हैं। तीनों ही अच्छा पोटेंशियल रखते हैं एंड मिड कैप सेगमेंट के लिए EIH लिमिटेड तो है ही। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड इस तरह की क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।